नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर आज विस्तार से होगी चर्चा। पहली खबर में आज बात महंगाई की करेंगे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के दो वीडियो आपको दिखाएंगे। सवाल पूछेंगे कि महंगाई मुद्दा है तो फिर नेताओं के फोकस से लापता क्यों है। बात राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच चल रही मुद्दों वाली पॉलिटिकल रेस की भी होगी। संबल से लेकर महंगाई तक दोनों के बीच मुद्दों का टकराव जारी है। क्या दिल्ली का चुनाव रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर लड़ा जाएगा? रोहिंग्या पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के राजनीतिक दांव की फाइल आपके लिए खोलेंगे। इसके अलावा हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आपके लिए होगी स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें आज दिखाएंगे कुमार विश्वास से जुड़े विवाद की कहानी। लेकिन शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं एक अहम खबर से। आज हम सियासी मुद्दों की नहीं बल्कि आपकी और अपनी बात करेंगे। आम आदमी पर पड़ रही महंगाई वाली मार की बात करेंगे, क्योंकि राजनेताओं के पास शायद महंगाई जैसे जनता से जुड़े मुद्दे पर बात करने के लिए वक्त नहीं है। वो अंबेडकर और अदानी जैसे उन मुद्दों में उलझे हैं जिनमें उन्हें वोट वाली शक्ति की संभावना नजर आती है। अंबेडकर पर जारी आर पार की राजनीति के बीच आज दो वीडियोस को हमने विश्लेषण का हिस्सा बनाया है। 5 मिनट 55 सेकंड का एक वीडियो कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का है, जिसमें उन्होंने दिल्ली में कालकाजी इलाके की एक सब्जी मंडी का दौरा किया है, महिलाओं के साथ सब्जी की खरीद की है और सब्जी के बढ़ते दामों की पड़ताल भी की है। वीडियो को एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा है कि लहसुन कभी 40 था, आज 400 है। बढ़ती महंगाई ने बिगाड़ा आम आदमी की रसोई का बजट, कुंभकर्ण की नींद सो रही है सरकार। 55 सेकंड का दूसरा वीडियो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव का है। अखिलेश यादव ने भी कन्नौज की ठठिया मंडी में आलू किसानों के साथ बातचीत की है, उनकी समस्याएं सुनी है और सत्ता में वापस आने पर उनकी मदद का आश्वासन दिया है। इन दोनों वीडियोस के बहाने आज हम बढ़ती महंगाई पर फोकस करेंगे। साथ ही राहुल और अखिलेश के बीच चल रही मुद्दे हथियाने वाली पॉलिटिकल रेस को भी आपके लिए डिकोड करेंगे। लेकिन पहले एक एक कर दोनों वीडियो आपको दिखाते हैं। बहुत अच्छा लगा सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार। लहसुन तो नहीं दे सकते सर जी हम। कितना लहसुन तो सुन हो गया है। सोना सस्ता होगा पर लहसुन महंगा। लहसुन कितने का है? 400 कितने का है लहसुन? 400 रुपए किलो चल रहा है। कुछ कम नहीं करेंगे लहसुन? आपके मुताबिक महंगाई क्यों बढ़ रही है? महंगाई क्यों बढ़ रही है? जो सरकार बैठी हुई है वो सरकार इस चीज को तो देखती नहीं है। भैया क्या मटर लगा रहे रेट 120 रुपये, कुछ तो कम कर लो। 500 अरे कुछ तो करना चाहिए ना भैया। कैसी हैं? तो ये महंगाई हर साल बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बढ़ती जा रही है। इससे आपको प्रेशर पड़ता होगा। बहुत ज्यादा सर, हम बहुत कटौती करनी पड़ती है। 400 ग्राम भी नहीं। सबसे अच्छा इसका रेट है। इसका क्या रेट है? इसका रेट आप बताओ ना। आइडिया आपको भी तो पता अच्छा रेट है। आइडिया अच्छा रेट है, बहुत अच्छा। 100 से कम है। 100 से कम तो है यार, पर 60। तो राहुल गांधी की लहसुन प्याज मटर वाली राजनीतिक रील आपने देखी। अब अखिलेश यादव का कन्नौज के आलू किसानों के साथ किया गया संवाद भी सुन लेते हैं। इसके बाद महंगाई के आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे। उमरदा में एक हमने लगवाया था रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो इजराइल से मिलकर के लगा था। वहाँ के साइंटिस्ट अपने साइंटिस्टों से मिलकर लगाया था। इस सरकार ने बजट दिया होता, बढ़ाया होता और किसानों को भी लाभ पहुंचा। इसलिए हम आपको इसलिए आए हैं, देख करके चले आए। आपसे मिलने का मौका मिल गया, एक आपसे मिलने का मौका मिल गया, और दूसरा जब कभी हम लोग सरकार में आएंगे आपकी मदद करेंगे और किसानों को लाभ कैसे पहुंचे वो फैसले लेंगे। सेठों की जेब में पैसा न जाए, हमारे गरीब और किसानों की जेब में पैसा। तो आम आदमी सब्जी जैसी जरूरी चीजों के बढ़ते दामों से परेशान है। वहीं देश का किसान अपनी फसल की सही लागत न मिलने से मुसीबत झेल रहा है। राहुल गांधी जिन सब्जियों के दाम सुनकर हैरानी जता रहे हैं, आप और हम हर रोज उन्हीं दामों पर सब्जियां खरीदने को मजबूर हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऊंचे दामों की वजह से कई बार कुछ सब्जियां खरीद भी नहीं पाते, जैसे लहसुन को ही ले लीजिए। इसीलिए आज हमने आपके लिए सब्जियों का रेट चार्ट तैयार किया है। ये चार्ट अलग अलग मंडियों से मिले सब्जियों के भाव लेकर तैयार किया गया है। इसके मुताबिक अगर देखें तो 1 किलो लहसुन की कीमत 400 रुपए है। राहुल गांधी को भी दुकानदार ने यही भाव बताया था। 1 किलो मटर
100 रुपए में मिल रही है। गोभी की कीमत 40 से 50 रुपए प्रति किलो है। बंद गोभी की बात करें तो इसके दाम 40 रुपए प्रति किलो है। इसके अलावा मूली 40 रुपए किलो, गाजर 40 रुपए किलो, टमाटर 40 से 50 रुपए किलो, प्याज 40 रुपए किलो और आलू 30 से 35 रुपए किलो के भाव से बिक रहा है। हालांकि कई बार दुकानदार ग्राहक के साथ भाव थोड़ा ऊपर नीचे भी कर देते हैं। खैर, ये तो आपने ग्राउंड से महंगाई के आंकड़े देखे। अब आपको महंगाई से जुड़े कुछ सरकारी आंकड़े भी दिखा देते हैं। ये आंकड़े उपभोक्ता मंत्रालय ने जारी किए हैं। इनमें बीते साल दिसंबर से लेकर इस साल दिसंबर तक जरूरी चीजों के दामों में हुई बढ़ोतरी का ब्यौरा है। जैसे आलू की बात करें तो पिछले साल दिसंबर महीने में 1 किलो आलू 23 रुपए में मिल रहे थे। मौजूदा वक्त में 1 किलो आलू की कीमत 36 रुपए है, यानी 13 रुपए प्रति किलो का इजाफा हुआ है। 1 किलो प्याज बीते साल दिसंबर में 44 रुपए में मिल रही थी, जिसके मौजूदा रेट की बात करें तो ये 47 रुपए प्रति किलो है, यानी 3 रुपए प्रति किलो की महंगाई यहां देखी जा रही है। टमाटर की बात करें तो दिसंबर 2023 में 1 किलो टमाटर 32 रुपए में मिलते थे। मौजूदा समय में 1 किलो टमाटर की कीमत 44 रुपए है, 12 रुपए का यहां पर इजाफा है। सरसों के तेल को देखें तो दिसंबर 2023 में 1 लीटर सरसों का तेल 136 रुपए में मिल रहा था, जो अब 169 रुपए प्रति लीटर है। 33 रुपए प्रति लीटर तक दाम बढ़े हैं। अगर वनस्पति घी की बात करें तो बीते साल दिसंबर महीने में 1 किलो वनस्पति घी 124 रुपए में मिल रहा था। अब इसकी कीमत 146 रुपए प्रति किलो है, यानी 22 रुपए प्रति किलो तक दामों में इजाफा हुआ है। यहाँ आपको बता दें कि ये सरकारी आंकड़े हैं। इन चीजों के बाजार भाव इससे अलग भी हो सकते हैं। अलग अलग चीजों के बाद वेज थाली और नॉन वेज थाली की कीमत भी आपको बता देते हैं। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ध्यान दें तो बीते साल दिसंबर से लेकर अब तक वेज थाली 7% महंगी हुई है। हालांकि नॉन वेज थाली की कीमत महज 2% बढ़ी है। वेज थाली के रेट बढ़ने की वजह आलू और टमाटर की कीमतों में हुआ इजाफा है, जिनका वेज थाली में शेयर करीब 26% है। हालांकि ये भी सरकारी आंकड़े हैं। हकीकत में आपकी थाली इससे महंगी हो सकती है। अब महंगाई पर देश की जनता क्या कह रही है वो भी आपको सुनना चाहिए। जाड़ों में मोस्टली जो है सब्जियां सस्ती हो जाती थी, इस बार नहीं हुई है। आज हमें हर चीज सोचनी पड़ती है पहले लेने से पहले, चाहे वो बेसिक आलू प्याज ही क्यों ना हो। पहले अगर हम 200 का नोट लेके चलते थे, जो क्वांटिटी हम परचेज कर लेते थे, आज हमें सोचना पड़ता है। लहसुन तो कम ही नहीं हो रहा है। कभी टमाटर 100 रुपए हो जाते हैं, कभी कुछ बढ़ जाता है, और कम जब होता है तो इतना कम नहीं होता जैसे पहले होता था। सैलेड में हम लोग इतना लेते थे सब्जियां, और अब थोड़ा सा सोच के चीजें लेनी पड़ रही हैं, ये हो जाता है। सीजनल चीजें सस्ती नहीं हुई इस समय, जैसा होना चाहिए सस्ती नहीं है। नहीं, पहले के कंपेयर करें तो काफ़ी महंगा है। इस समय महंगाई बढ़ गई है। इस समय सबसे महंगा मटर है और ये लहसुन बिक रहा है। हाँ, अब दिसंबर के बाद ही सस्ता होगा। अब यहाँ लोकल आया नहीं, बाहर का पंजाब का मटर आ रहा है इस समय तो महंगाई में खाली लहसुन है। कितने रुपए लहसुन इस समय 400-500 रुपए किलो चल रहा है। पीछे कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे स्टोर हो रहा है, कहाँ पे। हम लोग तो ये खरीदारी रोज मंडी की करते हैं, तो हम लोग को जैसा मंडी मिलता है वैसे यहाँ पे बेचते हैं। ये तो हुई महंगाई की बात। अब बात उन मुद्दों की करते हैं जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच कॉमन नजर आ रही, या कह सकते हैं कि इन मुद्दों को लेकर दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की रेस में जुटे हुए हैं। जैसे राहुल गांधी ने सब्जी मंडी जाकर महंगाई पर आम आदमी की मुसीबतों को जाना, तो अखिलेश यादव ने आलू मंडी में किसानों की समस्याएं सुनी। दोनों ऐसे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं। इन पर दोनों नेता एक ही सियासी पिच पर खड़े नजर आ रहे हैं। वैसे राहुल इस तरह की पॉलिटिक्स बीते काफी वक्त से कर रहे हैं। अब अखिलेश भी इसमें हाथ आजमा रहे हैं। संभल हिंसा के मुद्दे पर भी दोनों के बीच टकराव नजर आया था। अखिलेश यादव ने संभल मुद्दा संसद में उठाया तो राहुल और प्रियंका ने संभल जाने की कोशिश की। हालांकि बाद में वो दिल्ली में ही हिंसा के पीड़ितों से मिल पाए। यहाँ भी दोनों के बीच मुद्दे का टकराव नजर आया। राहुल गांधी अचानक हाथरस में पीड़ित दलित परिवार से मिलने पहुंच गए, तो समाजवादी पार्टी ने राहुल गांधी को राष्ट्रीय मुद्दों पर फोकस करने की नसीहत दे डाली। इसके अलावा आंबेडकर के मुद्दे पर भी दोनों दलों के बीच मुकाबला बराबर का है। दोनों इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं, क्योंकि इसका कनेक्शन दलित वोट बैंक से जुड़ा है। ये वर्ग अखिलेश के पीडीएफ फॉर्मूला का हिस्सा है, यानी दोनों नेताओं के बीच मुद्दों की रेस दिख रही है। इस रेस के केंद्र में 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव है, जहां अखिलेश यादव पीडीए के दम पर सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी भी पीडीए में शामिल पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के सहारे ही पार्टी की जमीन मजबूत करने की कोशिश में जुट गए हैं। यही वजह है कि दोनों एक जैसे मुद्दों को टारगेट कर रहे हैं। वैसे हमने इस खबर की शुरुआत महंगाई के साथ की थी और उसी के साथ इसका अंत भी करते हैं।
हमने महंगाई पर आपको 2 आंकड़े दिखाए, एक मंडियों के हिसाब से सब्जियों के भाव और दूसरा सब्जियों और जरूरी चीजों के सरकारी आंकड़े। सरकारी आंकड़ों को लेकर हम कवि अदम गोंडवी की 2 लाइनें यहां साझा कर रहे हैं। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है, पर हकीकत क्या है वो पब्लिक है, सब जानती है। बात दिल्ली के चुनावी तापमान की करते हैं। दिल्ली चुनाव में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा के बीच अचानक घुसपैठियों का भी बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आया है। दिल्ली की सियासत इस समय घुसपैठियों यानी बांग्लादेशी और रोहिंग्या के मुद्दे पर धधक रही है। इसकी तपिश 5 बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी के बाद और ज्यादा बढ़ गई है। उनकी गिरफ्तारी कहां से हुई, कैसे हुई, बांग्लादेश से भारत आने का उनका रूट क्या था, इन सभी मुद्दों को हम डिकोड करेंगे। लेकिन उससे पहले बड़े सवाल ये कि दिल्ली में ये घुसपैठिए आए कहां से, राजधानी में बांग्लादेशी और रोहिंग्या को किसने बसाया, दिल्ली में कहां और कितने घुसपैठिए हैं, ये घुसपैठिए किसके वोटर हैं, उनको वोटर बनाया किसने, और एक सवाल ये भी कि घुसपैठियों का मुद्दा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही क्यों उठाया जा रहा है। इन्हीं सवालों के साथ आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे को घेर रहे हैं। दोनों एक दूसरे पर दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने के आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल वोट के लिए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसा रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि रोहिंग्या दिल्ली में कैसे पहुंचे, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। बीजेपी कह रही है कि दिल्ली में बसे रोहिंग्या घुसपैठियों के तार केजरीवाल से जुड़े हुए हैं। इस पर आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली में केंद्र सरकार ने रोहिंग्याओं को बसाया। बीजेपी कह रही है कि दिल्ली की आप सरकार दिल्ली वालों का हक रोहिंग्या को दे रही है। वहीं सीएम आतिशी कह रही हैं कि बीजेपी बॉर्डर पार करवाकर रोहिंग्या को दिल्ली में ला रही। कुल मिलाकर दिल्ली चुनाव में इस वक्त घुसपैठियों का मुद्दा गर्म है। हमारे देश के बच्चों का अधिकार दूसरे देश के इलीगल घुसपैठिए क्यों छीने? उनको जिस देश से आए हैं इलीगल घुसपैठ करके उस देश में भेजेंगे। रोहिंग्या को ये हक नहीं होगा कि दिल्ली वालों के रिसोर्सेज में उनका कोई भी हिस्सा हो। इसके लिए हमें जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम उठाएंगे। चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो रोहिंग्या हो, ये भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं करते हैं। ये हमारे देश के दुश्मन हैं। अमित शाह लेके आए हैं उनको, दिल्ली पुलिस ने संरक्षण दिया है, उन्होंने किया इस काम को। केजरीवाल ने जिस कदर बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर उनकी वोटों से दिल्ली वालों का नेतृत्व करने की कोशिश कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं। घुसपैठियों के मुद्दे पर जारी इस सियासत का दिल्ली में जो रिएक्शन हुआ है, उससे राजधानी की बस्तियों में गली गली बांग्लादेशी और रोहिंग्या खोजे जा रहे हैं। आज भी दिल्ली के कालिंदी कुंज के आसपास के इलाकों में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया गया। ये उसी अभियान की तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। इस तलाशी अभियान में दिल्ली पुलिस के जवानों से लेकर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी शामिल हैं। निश्चित तौर पर घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही गंभीर मुद्दा है, लेकिन घुसपैठियों पर ठीक चुनाव के समय जुबानी तकरार पर भी सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है हमारा। दिल्ली में आप कब से रहते हैं? 12-13 साल से रह रहा हूँ। पूछ रहा है तुम्हारा गांव का है, मैंने बोला असम का है। हो गए 10 साल हो गए। दिल्ली की बस्तियों में रोहिंग्या ढूंढने के ड्राइव के बीच दिल्ली सरकार ने स्कूलों में भी रोहिंग्या तलाशने के अभियान का ऐलान कर दिया है। यानी बीजेपी रोहिंग्या वाले जिस बाउंसर को आम आदमी पार्टी की तरफ उछाल रही थी, इस ऐलान के साथ ही आम आदमी पार्टी ने उस बाउंसर पर जवाबी छक्का जड़ दिया है। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों के लिए आदेश पारित किया है। इस आदेश में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी छात्रों को एडमिशन नहीं देने के निर्देश दिए गए हैं। ये उसी आदेश की कॉपी है जो इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। लेकिन इस आदेश की कॉपी के साथ दिल्ली की सीएम आतिशी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर दिल्ली वालों का हक मारने का आरोप लगाया। इन आरोपों के साथ दिल्ली की सीएम ने अगस्त 2022 में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के एक ट्वीट को आधार बनाया, जिसमें रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली में EWS फ्लैट देने की बात कही गई थी। ये वही ट्वीट है जिस वक्त आप देख रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 17 अगस्त 2022 को ही जिस दिन हरदीप पुरी का ये ट्वीट सामने आया था, उसी दिन शाम को हरदीप पुरी ने PIB के एक ट्वीट को रीट्वीट किया, जिसमें लिखा गया कि दिल्ली के बक्करवाला में रोहिंग्या को कोई EWS फ्लैट नहीं दिए जाएंगे।
तो 15 दिसंबर 2024 को रोहिंग्या का मुद्दा उठने के बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट के जरिए आम आदमी पार्टी पर हमला बोला और उस पर रोहिंग्या के बारे में भ्रामक जानकारी फैलाने के आरोप लगाए। उन्होंने लिखा कि एक बार फिर गुमराह करने की कोशिश हो रही है। वार पलटवार और सफाई का दौर दोनों तरफ से जारी है, लेकिन इन सब के बीच इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है और किसी न किसी तरीके से देश के कई शहरों में उनकी मौजूदगी है। इस मौजूदगी के पीछे कई रैकेट काम कर रहे हैं जो चंद पैसों के लिए देश की सुरक्षा और शांति से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। दिल्ली में 5 बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी इसका जीता जागता उदाहरण है। कैसे देश की सुरक्षा के साथ सिर्फ 30 रुपए में खिलवाड़ हो रहा है, ये जानने के लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये नकाबपोश देश की सरहद की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस इन्हें अवैध घुसपैठिया बता रही है। वो घुसपैठिए जो फर्जी दस्तावेजों के सहारे बांग्लादेश से आकर सालों से राजधानी दिल्ली में छिपे हुए थे। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में वो 5 बांग्लादेशी नागरिक हैं जो कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अपना आधार कार्ड बनाए हुए थे और राजधानी दिल्ली में आराम से रह रहे थे। वो तो गनीमत रही कि एक मर्डर के सिलसिले में जब इनसे पूछताछ हुई तो और घुसपैठियों को भारत में बसाने वाले बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने 5 बांग्लादेशियों के साथ 6 एजेंट्स को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में खड़े ये एजेंट इस वेबसाइट की मदद से महज 30 रुपए में घुसपैठियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर फर्जी पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और आधार जैसे संवेदनशील फर्जी दस्तावेज तैयार करते थे। इसमें लगभग 5 बांग्लादेशी हैं जिसके अंदर 2 मेल और 3 फीमेल्स हैं। एक फर्जी वेबसाइट चला रहे थे jantaparents.in जिसके थ्रू ये नकली बर्थ सर्टिफिकेट बना देते थे, उससे आधार कार्ड बनाने में मदद करते थे। लेकिन सवाल तो ये भी उठता है कि आखिर हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर बांग्लादेशी दिल्ली कैसे पहुंच जाते हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि बांग्लादेशियों को दिल्ली आने के लिए 1800 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। कम से कम 3 या फिर 4 राज्यों से होकर गुजरना पड़ता है। वो चारों राज्य आपके सामने हैं। इनमें से 2 जगह एनडीए की सरकार है। इन राज्यों से होकर बांग्लादेशियों के घुसपैठ का रूट मैप तय होता होगा। ये रूट मैप भी आप जान लीजिए। बांग्लादेशी एजेंट घुसपैठियों को भारतीय सीमा में जंगल के रास्ते भेजते हैं, जिन्हें भारतीय सीमा से दूसरा एजेंट बाइक के जरिए ट्रेन बस तक पहुंचाता है। वहां से ट्रेन और बस के जरिए दिल्ली पहुंचाया जाता है और फिर दिल्ली में एजेंट महज 5 रुपए से 30 रुपए में उन बांग्लादेशी घुसपैठियों के फर्जी वोटर आईडी से लेकर फर्जी पैन, फर्जी आय प्रमाण पत्र तक बनवाता है। इन फर्जी दस्तावेजों से उसका आधार भी बना दिया जाता है और इस तरह चंद पैसों के लिए घुसपैठियों को भारत का नागरिक बनाने की साजिश रची जाती है। इस पूरे काम की कीमत होती है सिर्फ 15,000 रुपए। 5 में से 4 लोग तो अभी पिछले 1 साल में आए हैं, बट हमें एक वोटर कार्ड 21 का ही मिला है, उसकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन को भी आगे फर्दर लॉजिकल एंड तक ले जाएंगे। दिल्ली में पकड़े गए बांग्लादेशियों के पास से पुलिस ने 21 आधार, 4 वोटर आईडी और 8 पैन बरामद किए हैं, जो बांग्लादेशियों के जरिए बनवाए गए थे। ऐसे में सोचिए दिल्ली के अंदर देश के खिलाफ बस्तियों में कितनी बड़ी साजिश रची जा रही थी।